सभी लोग किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सिटिंग कंफर्टेबल पोस्चर, सिद्धासन, पद्मासन, स्वास्तिकासन। अब अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे प्लेस कीजिए, फिर ज्ञान मुद्रा बनाइए, अपने स्पाइन को सीधा कीजिए। अब अपने आंखों को क्लोज योर आइज, धीरे से अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने ध्यान को दोनों आईब्रो सेंटर के बीच में ले जाइए, आगे चेक पे। और 3 टाइम्स टेक डीप ब्रीथ, 3 बार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास कीजिए। अब हम 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे। डीप इनहेल, अथ गायत्री महामंत्र। अब हम गायत्री महामंत्र का चैंटिंग करेंगे। डीप इनहेल, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे। रब योर बोथ पाम, दोनों हाथों को रब करेंगे। इसमें जब गर्माहट आ जाए, फिर इस गर्माहट को अपनी आंखों पे लगाएंगे, फेस का पूरा मसाज करेंगे। हरि ओम तत्सत बोलते हुए अपनी आंखों को ओपन करेंगे। हरि ओम तत्सत आप सभी को। चलिए, थैंक यू सौरभ जी। मेरा स्क्रीन शो हो रहा है सबको? जी मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए कि रिसर्च क्या है। आज से हम यहीं से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च में, कि रिसर्च से आप क्या समझते हैं। एक एक करके बताइए, जो भी आपके मन में हो, जो भी आप जानते हो। रिसर्च मैडम जैसे बार बार पुनः खोज करना किसी चीज की, मैम किसी नए ज्ञान की खोज करना और पुराने को प्रतिपादित करना, उसको और मॉडिफाई करना एक तरह से। ठीक है। मैम नो टू अननोन, मतलब जो जानते हैं उससे जो है अननोन की तरफ जाना। रिसर्च हमें मतलब उस पर पुनः अनुसंधान करना है, उसको और आगे की तरफ रिसर्च करना। अस्थिर से मतलब अस्तित्व से सूक्ष्म की तरफ जो जाते हैं मैम, उसी को रिसर्च बोलते हैं। नोन टू अननोन। तो क्या ये रिसर्च कहलाएगा? जी मैम, जैसे हमको पता है कि मैम बीपी से जो है, बीपी हमारी नॉर्मल होती है, तो वो कैसे नॉर्मल होती है, शीतली प्रदान से कैसे नॉर्मल होती है, तो ये सब चीज रिसर्च में ही आएगा मैम। नोन टू मैडम इनका कहने का मतलब नॉन में जो अननोन डिस्कवर नहीं, उसको डिस्कवर करना। अच्छा, उसको सर्च करना। ठीक है, अच्छा है। और कोई रिसर्च का डेफिनेशन? वही लुप्त ज्ञान को दोबारा खोजना या नई वस्तु की खोज करना, या ठीक है। अच्छा, और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग को योगा रिसर्च ही क्यों करना चाहिए? योगा में रिसर्च की जरूरत क्या है? आप जब योगा में तो मैडम सबसे ज्यादा जरूरत है रिसर्च की, क्योंकि जो जैसे दूसरी जो मेडिकल जो विधाएं हैं, जैसे एलोपैथी है, तो उसमें जो है ऑलरेडी हम टेस्ट वगैरह कराते हैं। ठीक है, मेडिकली। अब इसमें तो टेस्ट कराते हैं नहीं, हमें पता नहीं चलता। हम खुद योगा खुद डिफरेंट है, अगर टेस्टिंग पार्ट देखें हम। तो हमारे बुक में तो सब कुछ लिखा है कि कपालभाति करना है तो बीपी पेशेंट को नहीं करना चाहिए, या उनको जो है 1 मिनट पे 30 स्ट्रोक करना चाहिए, या नहीं तो फिर ये मतलब हाँ, नहीं पता कैसे चलेगा कि ये व्यक्ति को बीमारी क्या है, इसको डिसऑर्डर क्या है? नहीं, जैसे आप हठ योग पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, पतंजलि योग सूत्र पढ़ा हुआ है, तो उसमें तो सब कुछ दिया हुआ है। आसन के बारे में घेरन संगीता भी पढ़ा होगा आपने,
उसमें भी सब कुछ मैं- दिया है, सटकर्म के बारे में दिया है, तो क्या जरूरत है रिसर्च करने की? मैम इसलिए क्योंकि मैं मैम उसको साइंटिफिकली प्रूव करना है। साइंटिफिक वे में वेरी गुड, साइंटिफिक प्रूफ करना है। और साइंटिफिक वे में टू प्रूव और? इन साइंटिफिक वे। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। और क्यों करना है योगा में रिसर्च? मैम अभी तक के जो लिखा है वो हमारे केवल टेक्स्ट में लिखा है, और यदि हम जैसे हम जानते हैं योगा इज अ वे ऑफ लाइफ, तो उसमें अपने तरीके से हम उसको और अपने कैसे जीवन में उतार सकते हैं। तो जैसे जैसे रिसर्च, कुछ कुछ डिसीज होती हैं जिसमें मेडिकल टर्म भी ये बोलते हैं कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, तो हो सकता है उसमें एक सप्लीमेंट्री के तौर पे यदि हम योग को एक थेरेपी के तौर पे दे तो उस पर रिसर्च करें, तो इसलिए होना चाहिए मैम। अच्छा, और एक मैडम सबसे इम्पोर्टेंट बात शायद मेरे ख्याल से ये भी है कि जैसे जगह जगह हमने अभी हठ योग के जितने भी ग्रंथ हैं या जितने भी लिटरेचर है उसमें हर बार जो उसका जो पार्ट है उसमें कहा जाता है कि गुप्त विद्या है ये, तो गुप्त विद्या जो है अभी सामने नहीं आ पाया पूरी तरह से, इफेक्ट ऑल ओवर तो समझ नहीं पाते, इसलिए टेस्ट करना जरूरी, रिसर्च करना जरूरी, ताकि हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, योगा कितना बेनिफिशियल है, तो उससे क्या किस तरह से डिसऑर्डर का सॉल्यूशन किया जाता है। और कोई योगा में रिसर्च क्यों होना चाहिए? एक तो आपका हो गया कि चलिए इसको साइंटिफिक बनाना है, वेरी है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। और दूसरा आपने कहा कि जो ग्रंथ में लिखा हुआ है उसको जो है, ये भी एक सेम पॉइंट ही हुआ कि साइंटिफिकली इसको प्रूव करना है हम लोग को कि जो ग्रंथ में लिखा है वो सही है या नहीं है ना? और क्या हो सकता है? एक तो साइंटिफिक हो गया। जैसे अभी हम मेडिकल साइंस में जाते हैं तो वहाँ पे हर दवाओं के पीछे बताया गया है कि हम यदि फीवर की दवा लेते हैं तो ये इस हमारे मतलब बॉडी पे ऐसे इफेक्ट करती है। वैसे ही जो योग के जो भी प्राणायाम है या जो भी आसन है वो जब हम लोगों के अभी मतलब लोगों के बीच जाके साइंटिफिक वे में बताते हैं कि हम जो है भुजंग आसन कर रहे हैं, तो ये हमारे बॉडी को इस मसल्स पे इफेक्ट कर रहा है। वो कब होगा? जब हम रिसर्च करेंगे मैम। हमारे टेक्स्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि इस मसल पे जो है इफेक्ट करेगा। और फिर जो उसमें बता रहा कि इसको ध्यान के साथ करने पे, आईब्रो सेंटर पे ध्यान यदि हम लगाते हैं तो हमारे मानसिक तनाव को दूर करता है। तो एड्रेनल जो हार्मोन्स है वगैरह, जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, वो कैसे कम हो रहा है, ये सब प्रूफ करने के लिए मैम हमें रिसर्च तो करना होगा। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब है ये सोशली रिलीवेंट हो गया आपका। एक पॉइंट है आपका साइंटिफिक, और दूसरा पॉइंट जो आप बोल रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाना है, ये हो गया सोशली रिलीवेंट। ठीक है मैम, और एक हो सकता है हिस्ट्री से भी, क्योंकि जब से ऐसा हम यौगिक टेक्स्ट मानते हैं कि जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है तब से योग का भी है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह में कई स्कल्पचर्स वगैरह मिलते हैं, तो मैम इससे भी एक हिस्ट्री से रिलेटेड भी हो सकता है। आखिर मानव सभ्यता कब से शुरू हुई उसमें भी योग का रिसर्च हो सकता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, योग के बारे में जो लास्ट और इम्पोर्टेंट बात है, मेरे से भ्रांतियां बहुत ज्यादा हैं, तो रिसर्च के द्वारा इन भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है सामाजिक रूप से। वेरी गुड। भ्रांति कैसे है योग में, बताइए। भ्रांति जैसे योगा के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं, जैसे कई कहते हैं ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है या ये कोई आसन कर देना, कई लोग समझते हैं कि यही बस योगा है। योगा को पूरी, जैसे कि आपके जो है बहुत सारे टेक्स्ट है, हम लोग के योग गुरु बहुत सारे हैं, है ना? तो सारा टेक्स्ट जो है हम लोग का कॉमन नहीं है, मतलब एक टेक्स्ट में कुछ और दिया हुआ है तो दूसरे टेक्स्ट में हम कुछ और पढ़ते हैं। अगर जैसे मैं घेरन संहिता की बात करूं तो वो षटकर्म से स्टार्ट होता है, अगर मैं हठ योग प्रदीपिका में जाऊं तो वो आसन से स्टार्ट होता है, ऐसा ही है ना? तो कंफ्यूजन बहुत है, ठीक है। उसको एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए योगा प्रोटोकॉल, मतलब एक इसीलिए इस पे निमांस भी जो अभी काम कर रहा है ना, जो निमांस पे रिसर्च कर रहा है, उसको कोई स्कूल ऑफ योगा से नहीं जोड़ा जा रहा है। स्कूल ऑफ योगा समझते हैं ना आप लोग? स्कूल का मतलब होता है विद्या, ठीक है। तो हम लोग के जितने भी योग गुरु है ना, वो अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग चीजें लिखा है। किसी ने लिखा है कि षटकर्म पहले होना चाहिए। अभी मैडम एक बात और कहना चाहता हूँ, इवन इस रिसर्च करना इसलिए भी जरूरी है कि इवन अभी भी जो है जो हमारा सिलेबस तैयार किया जाता है या यूजीसी नेट द्वारा जो एग्जाम पेपर सेट किया जाता है, उसमें इतनी सारी गलतियां होती हैं कि जो दूसरे किसी और सब्जेक्ट में नहीं होती। नहीं, क्यों? इसलिए गलतियां होती है क्योंकि क्या है ना कि जो भी ज्यादा गलतियां होती है क्योंकि अलग अलग मत है अभी भी। नहीं, अलग अलग मत के साथ क्या है ना कि हर टेक्स्ट बुक देखिए संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है।
अब जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं तो पता चलता है वो संस्कृत मीनिंग कुछ और है और वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होके कुछ और बन गया है ना। आपके सर भी कहते होंगे कि आपको इसी का पढ़ना है, आपको कैवल्य धाम का ही पढ़ना है, आपको एक स्पेसिफिक बुक से पढ़ाते होंगे, जैसे पतंजलि योग सूत्र भी पढ़ते होंगे तो आप एक स्पेसिफिक बुक से पढ़ते होंगे, हठ योग प्रदीपिका भी पढ़ रहे हैं तो एक स्पेसिफिक राइटर का पढ़ रहे होंगे, है ना। आपके टीचर ही कहते होंगे कि सारे बुक को नहीं देखने के लिए, ठीक है। जैसे मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि जो हमारा चौथा कैवल्य पाद है उसमें योग दर्शन में, और ये 24, 25, 26, 27, 28 जो सूत्र है मेरे ख्याल से बेकार के, कोई मतलब नहीं सूत्र का। नहीं वो बेकार नहीं है नहीं, मैं सही, मैं अगर आप कभी डिस्कशन करेंगे मैं बता दूंगा क्यों मतलब नहीं है। पहले ही बताया जा चुका ऑलरेडी, जो सिलेबस है ना पीछे ऑलरेडी बताया जा चुका है, वो सब दोबारा रिपीट करने की जरूरत ही नहीं। चलिए कोई नहीं, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है फिलहाल, अभी देखेंगे कि हम रिसर्च क्यों करते हैं योगा में, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हुई। एक सबसे पहला हुआ कि साइंटिफिकली इसको प्रूव करना जरूरी है, इसीलिए हम योगा का रिसर्च करते हैं। दूसरा हुआ कि सोशली रिलीवेंट मतलब पूरे दुनिया तक फैलाना जरूरी है, ठीक है, तो इसलिए भी हम रिसर्च करते हैं योगा में। और तीसरा आपने कहा कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कि मतलब हर योग टेक्स्ट में अलग अलग बातें लिखी है, तो हम रिसर्च के थ्रू जो है इसको प्रूव कर सकते हैं कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जब योगा टेक्स्ट लिखा गया था तो उस समय आदमी का इम्यून सिस्टम कुछ और होता था, है ना, उस समय चीजें कुछ और थी। अब जैसे कहते हैं ना कि आपने पढ़ा होगा स्मृति श्रुति कि पहले क्या था, जो भी टेक्स्ट लिखा गया है, जो वेद लिखा गया है, पहले याद हो जाता था, पहले रिटर्न के लिए कुछ नहीं होता था, राइटिंग तो बहुत बाद में आया है, ठीक है। तो पहले आदमी का ब्रेन इतना तेज होता था, इतना शार्प होता था कि उनको जो है सुन के चीजें याद हो जाती थी, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए भी हम पहले के लोगों का इम्यून सिस्टम, पहले का जो संस्कृति था, पहले का जो सभ्यता था और अभी का जो अभी जैसे हम लोग हैं, ठीक है, वो बहुत डिफरेंट है। तो हर योग का जो टेक्स्ट है वो अलग अलग बातें जो लिखी गई है उस समय के हिसाब से हो सकता है वो सही हो, ठीक है, लेकिन बहुत सारी बातें क्या है कि अभी के जमाने के हिसाब से वो मैच नहीं खाता है, तो इसके कारण भी हम जो है योगा में रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने बताई है। अब देखिए आगे जो आपने बताया है वही रिसर्च का भी डेफिनेशन है, ठीक है, जितना भी चीज मैंने आपसे पूछा है। तो जैसे कि आपने कहा कि मतलब हर टेक्स्ट बुक में अलग अलग लिखा हुआ है। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस मैम। यस मैम। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक स्टडी, ठीक है, योगा क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी है। सिस्टमैटिक क्यों है? योगा को रिसर्च को सिस्टमैटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी हर एक स्टेप होती जाती है, प्रोसेस होती है। हाँ, जैसे कि प्रोसीजरल है मैडम में, प्रोसेस फिर पहले जैसे क्या होता है, हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं पहला, तभी हम दूसरे पे जाते हैं, फिर तीसरे पे जाते हैं। इसी तरह जो है सिस्टमैटिक का मतलब है कि पहले जो है हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, मतलब रिसर्च का एक प्रोसेस है, प्रोसेस वाइज जाते हैं। ऐसा नहीं कि सीधे हम छत पे चढ़ गए, एक सिस्टम से जाते हैं, पहले पहला स्टेयर लिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसीलिए इसको सिस्टमैटिक बोला जाता है, ठीक है। तो रिसर्च क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टडी है, एक सिस्टम से होता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर दिया और रिसर्च हो गया, ठीक है। रिसर्च करने का तरीका होता है एक, ठीक है। अब ये सिस्टमैटिक क्यों है? जैसा मैंने आपको बताया कि पहला क्या दिया हुआ है आपका? प्लानिंग, ठीक है, पहला क्या है? प्लानिंग है, प्लानिंग, फिर है एग्जीक्यूशन, फिर है एनालिसिस, फिर है डेजिमिनेशन। ये सारा वर्ड आपने खुद ही बताया अभी मुझे अभी जब मैंने आपसे पूछा कि रिसर्च क्या होता है, क्यों करते हैं, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। तो प्लानिंग में क्या होता है, किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए आप यूजीसी नेट का जो है आपको एग्जाम देना है, आप लोग सब दिसंबर का पेपर देंगे, है ना? यस। तो दिसंबर के पेपर में जब आप पेपर देंगे तो आपने उस समय प्लानिंग की है ना कि आपको MDYA से जो है आपको कोचिंग क्लास लेनी है, आप बाहर नहीं जा सकते, ऑफलाइन ले सकते, आपको ऑनलाइन लेनी है, ये सब सोचा होगा ना आपने यहाँ आने के पहले, यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम देने के पहले, ये सब आप लोगों ने सबने प्लानिंग की होगी। तो ठीक उसी तरह हम रिसर्च में भी प्लानिंग करते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं तो हम एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि अगर हमें डायबिटीज पे रिसर्च करना है, हमें बच्चों पे रिसर्च करना है, ठीक है, हमें जो है जो भी आपका जो है किसी भी चीज पे रिसर्च करना है,
तो इसमें सैंपल क्या होगा, हम कहाँ से सैंपल लेंगे, हॉस्पिटल कहाँ होगा, मेरे लिए फिजिबल होगा कि नहीं, हम जा पाएंगे कि नहीं, उसमें हम वेरिएबल्स क्या लेंगे। तो प्लानिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते, ये सब रिटर्न होता है। ठीक है, हम रिटर्न लेते हैं। मतलब जैसे कि आपने अभी आपको यूजीसी नेट का आपको दिसंबर का पेपर देना है, तो आप सब लोग जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप लोगों ने प्लानिंग की है कि आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है, आपको जो है आपको रिसर्च पे ज्यादा फोकस करना है, आपका PYS में पतंजलि योग सूत्र बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, तो उसके सारे जो है अभी प्लानिंग कर रहे हैं ना आप लोग दिसंबर के लिए। ठीक है, तो हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। तो हम इसी तरह रिसर्च में सिस्टमैटिक स्टडी इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले रिसर्च में भी हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस में हम कोई भी चीज प्रैक्टिकल नहीं करते, हम सब कुछ लिखते हैं। जो आप कहते हैं ना कि हम सिनॉप्सिस बनाना है, रिसर्च सिनॉप्सिस चाहिए, ये जो सिनॉप्सिस है ये क्या है? ठीक है, ये प्लानिंग ही है आपका, कि आप उसमें सारा कुछ मेंशन करते हैं कि आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना है, आपको क्वालिटेटिव रिसर्च करना है, आपको क्वांटिटेटिव करना है। ठीक है, आपको कौन सा रिसर्च करना है, आपका सैंपल क्या होगा, आपका सैंपल साइज क्या होगा, आपको स्कूल के बच्चों पे करना है, कॉलेज के बच्चों पे करना है, या हॉस्पिटल में जाके करना है, या कोई सर्वे करना है। ठीक है, पहले हम ये सब चीज का एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। मीन्स एक जो है प्लानिंग फेज होता है, जिसमें हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस पेन पेपर पे लिख रहे हैं कि ये हमारा सैंपल साइज होगा, ये हमारा सैंपल होगा, इसमें बच्चे होंगे, यहाँ पे जो है मतलब इस तरह की प्लानिंग होती है जो पेन पेपर पे काम करते हैं। ठीक है, ये आपका प्लानिंग हो गया। एग्जीक्यूशन क्या हो गया? मान लीजिए जैसे प्लानिंग में हमने किया कि हमें स्कूल के बच्चों पे करना है जो 8 से 10 तक के बच्चे हो, तो फिर हम क्या करेंगे, स्कूल में जाएंगे, उनको योगा करवाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्री पोस्ट डेटा लेंगे। तो एग्जीक्यूशन का मतलब हो गया जब हम प्लानिंग के बाद, जब प्लानिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है हमारा, ये सारे जो है जितने भी अथॉरिटी है, जैसे कि इथिकल कमेटी हो गया, आपका यूनिवर्सिटी हो गया, ये प्लानिंग फेज जब पास कर देती है तो हम एग्जीक्यूशन में आते हैं। ठीक है, जो भी प्लानिंग है, या आप सर्वे कर रहे हैं तो फिर सर्वे आप क्या करते हैं, आप फिर मुझे भेजेंगे, या जो भी आपके जानने में उनको भेजेंगे, या डॉक्टर पे सर्वे कर रहे होंगे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना। तो एग्जीक्यूशन बोलते हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है एग्जीक्यूशन आपका। मतलब जब आप ये प्लानिंग तो पेपर पेंसिल वाला काम हो गया, एग्जीक्यूशन क्या हो गया, जब आप प्रैक्टिकली ये पेपर पेंसिल वाला जो आपने काम लिखा हुआ है जो प्लानिंग का, जब आप उसको प्रैक्टिकली करते हैं तो वो एग्जीक्यूशन हो गया। एग्जीक्यूशन जब आपका सर्वे, मान लीजिए आपने सर्वे किया है, सर्वे कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम उसका एनालिसिस भी करेंगे ना, जो भी हमारा रिसर्च क्वेश्चन होगा उसका कि किसने कितना दिया, किसने यस बोला, इतने लोगों ने नो बोला, ये सारी चीजें होगी। फिर होता है डेजिमिनेशन। जैसे अभी एक किसी स्टूडेंट ने मेरे से कहा ना कि हमें रिसर्च को क्या होता है कि दुनिया को प्रूव भी करना होता है, दिखाना होता है कि हाँ योगा काम करता है। तो जब हमारा ये 3 फेज हो जाता है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और एनालिसिस का, तो हम डेजिमिनेशन करते हैं। डेजिमिनेशन का मतलब होता है कि जब साइंटिफिक राइटिंग करते हैं, जब हम पेपर लिखते हैं कि हमने एक सर्वे किया। ठीक है, सर्वे ये किया कि इंडिया में आने मतलब 5 साल में कितने लोग डायबिटिक होने वाले हैं, मान लो ये सर्वे हमने किया। ठीक है, तो प्लानिंग हमने तैयार किया, फिर एग्जीक्यूशन किया, फिर उसका एनालिसिस हुआ, फिर डेजिमिनेशन का मतलब हुआ कि हम फिर उसको पेपर राइटिंग से बताते हैं। ठीक है, कि हमारे फिर हम जो है पेपर लिखते हैं। रिसर्च पेपर आपने पढ़ा है कोई भी? तो रिसर्च पेपर जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, हम दुनिया को बताते हैं कि देखो मैंने ये सर्वे किया था और ये मेरा जो है फाइंडिंग्स है। ठीक है, तो ये हम आगे जाके अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये आप याद रखिएगा कि रिसर्च को सिस्टमैटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, एनालिसिस है और डेजिमिनेशन है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो? मैम थोड़ा एक बार एनालिसिस का बता दीजिएगा। एनालिसिस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमने डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, जैसे आप लोग MDO वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि अब मेरा रिसर्च क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने लोग सीरियस है आप लोग योगा स्टडी को, मतलब योगा नेट को लेकर के। ठीक है, तो उसमें हम कैसे पता करेंगे? जो हमने क्वेश्चन आंसर पूछा है आपसे, यस, नो, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरह का क्वेश्चन होता है, इसको लीकेट स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो उसका एनालिसिस करना होगा ना। मान लीजिए कि मुझे पता करना है कि आपके क्लास में बॉयज का हाइट ज्यादा है या गर्ल्स का हाइट ज्यादा है, ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे? पहले सबका हम जो है क्या करेंगे, हाइट लेंगे, है ना।
पहले सबका हाइट लेंगे, जी मैम। उसके बाद हाइट लेके क्या करेंगे, उसमें मीन मीडियन मोड निकालेंगे उसका, ठीक है। तो एक एवरेज हाइट पता चलेगा कि हाँ ये एवरेज हाइट से कौन ज्यादा है कौन कम है। फिर लड़कियों का भी निकालेंगे हम। तो एनालिसिस का मतलब होता है कि जो भी हम स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं ना अपने रिसर्च में, ये पढ़ेंगे आप लोग डिटेल में, इसको ध्यान रखिए बस। ये जो भी हम स्टैट्स लगा रहे हैं अपने रिजल्ट को निकालने के लिए, ठीक है, उसको हम एनालिसिस बोलते हैं। लास्ट में जब हमारा डेटा कलेक्शन हो जाता है, डेटा कलेक्ट करके जो हम एनालिसिस करते हैं, मतलब डेटा कलेक्ट करके जो उसका मीन मीडियन मोड निकालते हैं, ठीक है, वो आपका जो है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हाइट का कि क्लास में लड़कियों का हाइट ज्यादा है कि लड़कों का हाइट ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप सबका एक जो है एवरेज ये बनाएंगे, ठीक है, कि आप लोग जितने भी लड़के हैं मैं पूछूंगी आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, आप लोग अपना हाइट बताएंगे। फिर जितनी भी लड़कियां हैं मैं उनसे पूछूंगी कि आपकी हाइट कितनी है। मान लीजिए 10 लड़कियों की हाइट आ गई और 10 लड़कों की हाइट आ गई मेरे पास, तो उसके बाद क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, है ना, कि लड़कों का मान लीजिए कि 5.5 आ रहा है और लड़कियों का जो है 4.5 आ रहा है, ठीक है। तो एवरेज निकालने से हमें पता चल गया ना कि एवरेज हाइट क्लास में क्या है, लड़कों का ज्यादा है। तो वो बिना एनालिसिस बिना स्टैट्स लगाए तो होगा नहीं। तो जो भी एग्जीक्यूशन मतलब जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं बाद में उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, इसी को एनालिसिस कहते हैं। जो हम स्टैट्स लगाते हैं ना, देखिए इसमें लिखा ना स्किल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना, तो इसी को हम जो है एनालिसिस बोलते हैं। मतलब पहला हम पेन पेपर का काम किए, इसमें कुछ भी हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ लिख रहे हैं अपने रिसर्च को। एग्जीक्यूशन में क्या कर रहे हैं कि जो भी हमने लिखा है, जो भी हमारा प्लानिंग है, सारी अथॉरिटी से हम उसको पास करवाते हैं, ठीक है। हमें प्रेजेंटेशन, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा प्रेजेंटेशन होता है, जो भी हम प्लानिंग करते हैं। पहले जितने भी हमारे प्रोफेसर है ना, वो हमें उसको पहला स्टेज होता है CPEB, ठीक है। तो CPEB में क्या होता है कि हमें उसमें जो है जो भी हम प्लानिंग करके हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसमें हम लोग को जो है क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें हम लोग को एनालिसिस होता है कि हाँ तुम्हारा यहाँ पे दिक्कत है, या इसको फिर ठीक करो, ये सैंपल साइज नहीं होना चाहिए, ये रिजेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह करके हम लोग को दिया जाता है। उसके बाद फिर प्री सिनॉप्सिस होता है, ठीक है। फिर उसमें जो है एक्सटर्नल्स आते हैं, फिर वो हमें सजेशन देते हैं कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इथिकल कमेटी में जाता है। फिर इथिकल कमेटी में कहा मतलब उसमें जाने के बाद उसके बाद फिर जो है आपका जब इथिकल कमेटी से आपका अप्रूव हो जाता है प्लानिंग का, ये जितना भी आपने कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद हम एग्जीक्यूशन में जाते हैं। एग्जीक्यूशन मतलब हो गया कि मान लीजिए मेरा जो रिसर्च है वो स्कूल के बच्चों पे है, तो जो भी मैंने प्लानिंग में लिखा है उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए मुझे कहाँ पे जाना होगा, स्कूल में जाना होगा, वहाँ के बच्चों को योगा देना होगा। तो मैं कुछ ना कुछ तो वहां से डेटा कलेक्ट करूंगी ना, जैसे उनका हाइट हो गया, वेट हो गया, या और मान लीजिए कि डायबिटिक कितने मतलब आजकल डायबिटिक मतलब बहुत बढ़ रहा है, तो उसमें से कितने बच्चों को क्या दिक्कत है, जो भी आपका टॉपिक हो, जो रिसर्च क्वेश्चन हो, ठीक है। तो उसको जो है हम साइंटिफिक कैसे करेंगे, वो जो डेटा कलेक्ट किया हमने उसी के फिर स्टैट्स लगाते हैं, वही हमारा एनालिसिस होता है। उसके बाद जब हमारा ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हम रिसर्च पेपर लिखते हैं कि मैंने ये रिसर्च किया था, ठीक है। और ये रिसर्च पेपर जो है पूरे दुनिया में जाता है, सब लोग पढ़ते हैं आपका। जब आप भी रिसर्च करेंगे ना तो ये लास्ट स्टेप होता है आपका पेपर लिखने का, ठीक है। तो ये पेपर जब आप लिखते हैं तो उसमें बहुत सारा जो है आपका गूगल स्कॉलर है, पबमेड है, बहुत सारा जो है इसमें है जहाँ से आप रिसर्च पेपर देखते हैं, पढ़ते हैं लोगों का, और उसके बाद जो है उसमें उसको यानी तो आप उसी रिसर्च को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और आपको आइडिया लगता है अपने रिसर्च का। मान लीजिए यहाँ कोई रिसर्च करना चाहता है, यहाँ कोई आप लोग में से कोई भी क्या किस टॉपिक पे करना चाहते हैं बताइए, कोई भी एक टॉपिक बताइए जो आपको लगता हो कि इस टॉपिक पे रिसर्च होना चाहिए। मैम मेडिटेशन पे, तो मेडिटेशन करने से क्या मतलब, उसका क्या हो, मेडिटेशन मतलब क्या, मेडिटेशन तो बहुत तरह के है ना। कुंजल मैम सटकर में क्या सटकर में हाउ मतलब ये डायबिटीज पे कैसे इफेक्ट कर सकता जैसे है, इफेक्ट ऑन डायबिटीज कह सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज, ठीक है, इफेक्ट ऑफ
मेडिटेशन ऑन डायबिटीज, यही टॉपिक है आपका। तो मान लीजिए जो आपने मेडिटेशन दिया, ठीक है, तो मेडिटेशन जो आपने दिया तो उसका कुछ डेटा कलेक्शन भी होगा ना आपके पास, बहुत सारा आप इक्विपमेंट, बहुत सारा बायोमार्कर भी यूज करेंगे, है ना, कि मेडिटेशन जिसको हम नहीं दे रहे हैं उसके साथ क्या हो रहा है, और जिसको दे रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। तो वो जो डेटा कलेक्शन करेंगे उस पे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं, ठीक है। यही एनालिसिस से हमें पता चलता है कि आपका रिसर्च जो है मतलब कितना सक्सेसफुल है, या आपने रिसर्च कैसे, यही स्टैट्स आपको सारा कुछ बता देता है। जब हम स्टैट्स पढ़ेंगे ना तो आप देखिएगा कि स्टैट्स कितना कमाल करता है जब आप रिसर्च करते हैं। तो अगर आपने कुछ गलती भी की है तो वो भी स्टैट से पकड़ा जाता है, ठीक है। रिसर्च का स्टैटिस्टिक इतना ये पावरफुल होता है। ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, जब हमारा पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो हम स्टैट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर हमने क्या फाइंडिंग किया, मेडिटेशन का क्या इफेक्ट हुआ, उसको बताने के लिए हमें क्या करना होगा, रिसर्च पेपर लिखना होगा, ठीक है। तो इसी को डेजिमिनेशन बोलते हैं, स्किल ऑफ साइंटिफिक राइटिंग। यही साइंटिफिक राइटिंग से हम फिर दुनिया को बताते हैं कि हमने क्या पाया। और मान लीजिए ये जो टॉपिक है आपका, जो टॉपिक आपने बोला अभी, ठीक है, इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज, तो ये पहले जो रिसर्च हो चुका है वो आपको कहाँ से पता लगेगा। मान लीजिए इस टॉपिक पे अगर आपको रिसर्च करना है तो आपको कैसे पता चलेगा? लिटरेचर पढ़ के मैम, वेरी गुड, लिटरेचर रिव्यू, वेरी गुड वेरी गुड। ये जो पहले रिसर्च हो चुका है, ठीक है, मान लीजिए जो भी मेरा रिसर्च टॉपिक है पहले क्या हो चुका है, ठीक है, मेरे टॉपिक पे कितने रिसर्च हुए हैं, क्या फाइंडिंग्स हुई है, वो मुझे सारा पढ़ना होगा, ठीक है। तो वो कैसे पढ़ेंगे आप? मैम ढेर सारे जो गूगल स्कॉलर पे, पबमेड वहाँ से जाके हम चेक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। ये जो है तो ये साइंटिफिक राइटिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आपको ये सारा सिस्टमैटिक स्टडी क्यों है समझ में आ गया, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एनालिसिस, डेजिग्नेशन, ये सब आपने खुद ही बताया मुझे, बस मैं आपको समझाई हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। ये सिस्टमैटिक स्टडी क्यों है, क्योंकि सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर एग्जीक्यूशन करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर डेजिग्नेशन करते हैं, ठीक है। आ गया सबको समझ में? यस मैम। यस मैम। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि आपका रिसर्च जो है सिस्टमैटिक है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इस तरह करके क्वेश्चन आता है। तो ये सारा वर्ड्स थोड़ा सा आपको क्लियर रखना है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस स्लाइड में कि कुछ समझ में नहीं आया हो अभी तक में? कोई भी? सबका क्लियर है? तो सारे रिसर्च सिस्टमैटिक तो होंगे ही ना अपने आप में? बिल्कुल बिल्कुल, अगर रिसर्च कर रहे हैं तो वो सिस्टमैटिक है, 100% सिस्टमैटिक। ऐसा कोई रिसर्च नहीं है जो सिस्टमैटिक नहीं है, ठीक है। यस। और सिस्टमैटिक क्यों है? क्योंकि इसमें प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एनालिसिस, ये 4 प्रोसेस में ये बटा हुआ है। अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आगे के स्लाइड में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये वर्ड्स क्लियर हो गए ना सब? मतलब किसी को कोई डाउट हो? आगे बढ़े हम लोग? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए अब मुझे ये देखिए, डिफिनेशन ऑफ रिसर्च है ये। तो आपने रिसर्च पहले ही मुझे बता दिया कि रिसर्च का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रिसर्च में डिफिनेशन में सबसे पहले जो है, रिसर्च हमारा क्या है, सिस्टमैटिक है, ठीक है। अब रिसर्च साइंटिफिक है। अब ये बताइए कि साइंटिफिक क्यों है? मैम क्योंकि इसमें डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसका एनालिसिस कर रहे हैं, स्टैटिकल फॉर्मूलाज लगा रहे हैं, तो ये फिर साइंटिफिक है। वेरी गुड। क्योंकि रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, और साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेस से हम गुजरते हैं। पहले क्वेश्चन आता था कि रिसर्च आपका ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव वर्ड आपको क्लियर कर देती हूँ कि ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मत समझ लीजिएगा, जो क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में आते हैं ना। रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, जैसे आपने एक टॉपिक बताया, कौन सा टॉपिक बताया था? इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज, यही था टॉपिक। अब आप बहुत ज्यादा कन्विंस है कि नहीं, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो भी डायबिटिक पेशेंट मेडिटेशन कर रहे हैं, उनका तो डायबिटीज में इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, और आपने ये जबरदस्ती प्रूव भी कर दिया, ठीक है, कि जो है मेरा जो है, मैं जो सोची थी वही हुआ, ठीक है। तो इसको सब्जेक्टिव बोलते हैं, मतलब जो आप सोच रही थी आपने उसको जबरदस्ती प्रूव कर दिया। रिसर्च हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो हमारा रिजल्ट आए,
जो भी रिजल्ट हो, मान लीजिए योगा ने काम नहीं किया, योगा से कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो हमें वही लिखना चाहिए, उसको जबरदस्ती प्रूव नहीं करना चाहिए। तो रिसर्च हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि हमने जो भी रिजल्ट आया है, जो भी रिजल्ट मतलब जो भी जो है हमने रिसर्च किया है, जो हमें रिजल्ट मिला है, उसी रिजल्ट को हमको लिखना है। हम जो सोच रहे हैं उसको जबरदस्ती प्रूव नहीं करना है। अगर योगा ने वर्क नहीं किया, योगा ने काम नहीं किया, तो हमको लिखना है कि योगा ने काम नहीं किया। हमें जबरदस्ती अपना उसमें उसको सब्जेक्टिव नहीं बनाना है। सब्जेक्टिव मतलब अपना थॉट प्रोसेस नहीं डालना है, ठीक है। तो उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं कि रिसर्च हमेशा ऑब्जेक्टिव। पहले ये क्वेश्चन आता था, इधर भी आया है आपका 1-2 साल पहले कि रिसर्च क्या है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी एक ऑप्शन होता है। तो रिसर्च हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। जो भी रिजल्ट आया है आपका, आपको वही लिखना है। आपने सोच लिया कि मेडिटेशन ने काम करेगा और ये तो करेगा ही करेगा और हमने प्रूव कर दिया उसको जबरदस्ती, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हमें अपने सोच को शामिल नहीं करना है रिसर्च में। रिसर्च का जो रिजल्ट आएगा वही हमारा जो है वही रिसर्च होगा, ठीक है। रिसर्च का रिजल्ट बेस्ड होता है ऑब्जेक्ट। हाँ, मतलब जो भी आपका आंसर आया, जबरदस्ती प्रूव नहीं करना है चीजों को कि हमने मतलब मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, हमने बुक में पढ़ा है, हमने हठ योग में पढ़ा है, हमने गृहस्थ संहिता, और हमने जबरदस्ती प्रूव कर दिया कि मेडिटेशन जो लोग कर रहे हैं उसका डायबिटीज बहुत अच्छा है, मतलब उसका शुगर लेवल बहुत अच्छा है। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है। इसको एज इट इज मत लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। तो आपको यही प्रूव करना है जो आपका रिजल्ट, जो आपका फाइंडिंग्स है, जो आपने खोजा है, ठीक है। तो उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। रिसर्च कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होता है, रिसर्च हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। लॉजिकल, इंपेरिकल, रिपीटेबल, ठीक है। तो देखिए आपका जो है लॉजिकल क्या हो गया, कोई भी एक बताइए। रिसर्च जो है आपका साइंटिफिक मेथड में लॉजिकल क्यों लिखा हुआ है? मान लीजिए कोई भी एक बताइए लॉजिकल क्यों होना चाहिए। ये देखिए, ये वर्ड सब आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव मैम क्योंकि वो ये मैम साइंटिफिक है बेस्ड ऑन साइंटिफिक होता है। तो लॉजिक होना चाहिए ना कि आखिर रिसर्च हो क्यों रही है, क्यों कर रहे हैं। वेरी गुड, क्योंकि रिसर्च जो है लॉजिकल। अब ये हमने कर लिया कि जो है अब मुझे मतलब मन हुआ कि जो है हम लोग पूजा करते हैं, भगवान है, ठीक है। देखिए जो भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए दे रही हूँ, तो प्लीज अदरवाइज कोई ना ले इसको, ठीक है। अब मान लीजिए हम रोज पूजा करते हैं, ठीक है। तो हम रोज पूजा करते हैं, हमें लगे कि नहीं, हम मुझे मतलब ये प्रूव करना है कि भगवान है दुनिया में, लॉजिक है इसमें, ठीक है। लेकिन आप सोच सकते हैं इस रिसर्च को आपको करने में कितना टाइम लग जाएगा, या कितना टफ है ये रिसर्च। तो जो भी आप रिसर्च करते हैं वो लॉजिकल होना चाहिए। हाँ, जैसे मैडम डेथ के बारे में जानना, अगर इस पर रिसर्च किया जाए। बिल्कुल, कि डेथ के बाद भी लाइफ होता है, तो 7 जन्म होता है। मतलब मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपका जो है उसमें पॉइंट होना, एक वैलिड पॉइंट पे आपको रिसर्च करना है। ये नहीं कि हमने कुछ भी, क्योंकि रिसर्च आप किसी भी चीज पे कर सकते हैं, आप फ्री है एज ए रिसर्चर। आपको कोई नहीं बोलेगा कि इस पे रिसर्च मत करो, ठीक है। आप कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री है एज ए रिसर्चर। आपको जिस भी टॉपिक पे मन करे आप रिसर्च कर सकते हैं। आपको कोई भी नहीं बोल सकता है कि आपको ये इस टॉपिक पे आपको रिसर्च, आप कुछ भी कर सकते हैं रिसर्च, लेकिन हाँ उसमें लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट है या नहीं, रिसर्च किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल, एक वैलिड पॉइंट होना चाहिए जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं आपने कोई टॉपिक उठा लिया उसके बाद फिर आप कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि एज ए रिसर्चर आप बिल्कुल फ्री है, आप किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं। ऐसा कोई भी ये नहीं है कि आपको मना किया जाएगा कि नहीं तुम इस टॉपिक पे मत करो। एज ए रिसर्चर आप बिल्कुल फ्री है किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए। तो जब भी आप रिसर्च कीजिए तो एक तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लॉजिकल मतलब एक वैलिड पॉइंट होना चाहिए। इंपेरिकल क्या हो गया? इंपेरिकल का मतलब हो गया साइंटिफिक। रिसर्च जो है साइंटिफिक होना चाहिए। रिपीटेबल मतलब हो गया, रिपीटेबल मतलब कि मान लीजिए कि जो मेरा रिजल्ट आ रहा है, कल को मेरा रिसर्च कोई और करे तो उसका भी रिजल्ट वही आए। जैसे मान लीजिए कि कोरोना का वैक्सीन बना, ठीक है। तो कोरोना का वैक्सीन क्या हुआ? रिसर्च से ही हुआ ना, वो उस पर रिसर्च किया गया ना जानवरों पे, फिर उसके बाद फिर आदमी को लगा, ऐसे ही हुआ ना। तो रिपीटेबल मतलब जो मान लीजिए कि कोरोना का वैक्सीन यूएसए में बना, ठीक है,
तो जो यूएसए का रिजल्ट आया, जो साइंटिस्ट ने यूएसए में रिजल्ट निकाला, वही इंडिया में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा यूएसए में आ गया तो इंडिया में ये रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब चाइना वाला ने कर लिया, इंडिया में हो गया तो चाइना में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी तो जितने भी जैसे इसरो के भी प्रोजेक्ट होते हैं तो उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना, सबसे अच्छा समझने का यही है। चंद्रयान का जो आपका बना था, तो उसमें क्या होता है, कोई चांद पे जाता है क्या रिसर्च करने के लिए? नहीं जाता ना। नो मैम। नहीं जाता ना, वो भी रिसर्च है ना। हमारा जो इसरो से जो जितने भी चंद्रयान वगैरह जाते हैं यहाँ से, तो कोई नहीं चला जाता है, लेकिन हाँ हम एक प्लानिंग करते हैं कि ऐसा होगा। रिसर्च सेंटर होते हैं ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल रिसर्च सेंटर होते हैं, तो हर रिसर्च एक जैसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो रिसर्च कर रहे हैं तो उनका मेथड, देखिए तरीका, मतलब रिसर्च डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लेकिन जो रिसर्च, जो साइंटिफिक रिसर्च है, जो एम्पिरिकल रिसर्च है, उसका तरीका एक ही होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे अभी टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, तो चाहे वो मतलब इसरो में हो, चाहे आप करें, चाहे वो जो भी है, वो सेम ही होता है। तो रिपीटेबल का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई चीज यूएसए में हो रहा है तो वो इंडिया में भी होगा। अगर कोरोना वैक्सीन यूएसए में बना है तो इंडिया के लोगों को भी सूट करेगा। ठीक है, अगर इंडिया पे है तो ऐसा नहीं है कि फिर वो चाइना में नहीं सूट करेगा, है ना, क्योंकि ये तो पूरा वर्ल्ड वाइड लगा था ये वैक्सीन, है ना। तो इसको रिपीटेबल मतलब जो भी आप रिसर्च करते हैं वो रिपीट हो, तो वही रिजल्ट उनके पास भी जो रिपीट कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने कोई रिसर्च किया, मैं पेपर लिखी, और मेरा रिसर्च कल आप लोग जो है रिपीट करना चाहते हैं, तो आपका भी जो है रिजल्ट वैसा ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है मैं कुछ और निकाल दी और आप कर रहे हैं तो आपका कुछ और हो रहा है। ठीक है, फिर वो रिसर्च वैलिड नहीं माना जाता है। तो ये रिसर्च जो है साइंटिफिक भी इसलिए होता है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है कि जो रिजल्ट है वही हो, लॉजिकल है, क्योंकि जो वैलिड पॉइंट पे रिसर्च कीजिए ऐसा नहीं है। मैडम रिजल्ट डिफरेंट आते हैं एक ही रिसर्च में, एक ही उस पे। मैम मैं क्वेश्चन है, हाँ बताइए। कौन से बोल रहा सही माना जाएगा? सर एक मिनट रुकिएगा, सर रुकिएगा एक मिनट। मैं पूछा हाँ, कि मैम जो आपने रिसर्च किया, ठीक है, फिर ठीक है, उसी रिसर्च को मैंने किया, तो ठीक है। आपसे डिफरेंट रिसर्च आया, तो वो मैम मैं तो ये किसका माना जाएगा रिसर्च गलत है, आपका या मेरा वाला? नहीं देखिए, रिसर्च गलत नहीं माना जाता है मैडम। नहीं सवाल ये नहीं है, नहीं मैं बता रही हूँ। सवाल ये है कि दो लोगों ने जो है रिसर्च किया एक सेम टॉपिक पे, सेम सब्जेक्ट लाइन पे, और दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आया, तो सवाल है कि कौन किसकी फाइंडिंग सही है, ये है सवाल। देखिए फाइंडिंग्स क्या है ना कि जो भी आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं ना, फाइंडिंग जैसे मान लीजिए कि मेरा अलग आया और आपका भी अलग आया, ठीक है, तो उसमें कोई, जब हम 3-4 बार करते बोलते ना, रिलायबिलिटी पढ़ेंगे अभी आप रिसर्च में। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो तो ये रिपीटेबल जो है ना, ये रिलायबिलिटी ही है। ओके, ठीक है, कि रिसर्च को हम लोग जितना बार करें वो मोर और लेस सेम होना चाहिए। मान लीजिए कि 10 लोग कंफ्यूजन हो जाए, जैसे अभी हमारे यहाँ अभी कोई जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना में 2 रिसर्च हुई सपोज करो, और दोनों अलग अलग रिपोर्ट दी। बिल्कुल, देखिए जब वैक्सीन बना कोरोना का, तो दो ही कंपनी की वैक्सीन आई थी ना, एक कोवैक्सीन था और एक क्या था, एक मैं भूल गई। कोविशील्ड मैम। हाँ, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो उसमें क्या है कि ये रिपीटेबल इनका अच्छा होगा, मतलब उनकी रिलायबिलिटी, ऐसे तो बहुत सारे कंपनी ने बनाई थी ना, ऐसा तो नहीं था कि रिसर्च सिर्फ 2 ही कंपनी ने की थी, पूरा वर्ल्ड वाइड चल रहा था रिसर्च। उस समय जब कोरोना का टाइम था तो पूरा वर्ल्ड इस पे काम कर रहा था ना, कि वैक्सीन चाहिए वैक्सीन चाहिए वैक्सीन चाहिए। तो ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ इस 2 कंपनी ने ही बनाया था, कंपनी तो 100 थी उस समय। तो जो सक्सेसफुल, जिसकी रिलायबिलिटी अच्छी थी, जो रिपीटेबल ज्यादा हुआ, ठीक है, वैक्सीन जब हमारे पास आया तो जिसके रिजल्ट अच्छे आए। हाँ, और एक ही रिजल्ट आया, इंडिया में भी वही आया, यूएस में भी वही आया, कश्मीर में भी वही आया। तो उससे वैक्सीन लगाने से इलाज हो गया है। ठीक है, तो रिपीटेबल मतलब ये रिलायबिलिटी हुई कि हम जितनी बार रिसर्च कर रहे हैं उतना बार सेम रिजल्ट आ रहा है। सेम नहीं भी आ रहा है तो आसपास उसके रिजल्ट आ रहा है। ऐसा नहीं कि मेरा 10 आया तो आपका सीधे 1 आ गया, इसका मतलब आपके रिसर्च की रिलायबिलिटी नहीं है। समझ रहे हैं आप? कंसिस्टेंसी नहीं है आपके रिजल्ट में। फिर आया समझ में? समझ सकते हैं, यदि हम यूएस में भी देखेंगे तो
ग्रेविटी कुछ पूछ रहे हैं लेकिन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम। आप मैम मैंने ये बैकग्राउंड में फैन चल रहा है निष्ठा जी के। देखना है ग्रेविटी, तो वहाँ भी वही ग्रेविटी होगी, और यदि इंडिया में देख रहे हैं तो वो भी वही, तो ये रिलायबल है एक तरह से। इनका क्वेश्चन किसी को सुन अगर आवाज आ रही, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई प्लीज रिपीट करेगा। बोल रही है मैम, वो बोले कि जैसे यूएस में ग्रेविटी पे कुछ रिसर्च हुआ कि ग्रेविटी जो है या इतना मतलब इसका पावर है, वही सेम चीज इंडिया में होगा। हाँ हाँ आएगा तो क्या ये क्या बोल रही थी वो आवाज, उसके बाद समझ में नहीं आया मैम, बस इतना ही समझ में देखिए आया। क्या है ना, कुछ कुछ रिसर्च होता है कि हो सकता है कि जैसे कि आपका वेदर पे हो गया, कुछ कुछ रिसर्च ऐसे है कि जो है एक सर्टेन कंट्री तक है, लेकिन वहां पे भी तो रिपीटेबल, मतलब मान लीजिए यूएस में भी अगर एक रिसर्च होता है तो, और यूएस के पॉपुलेशन पे होता है, तो एटलीस्ट यूएस के जो पॉपुलेशन पे हो रहा है यूएस में रिपीट करते हैं, तो वो तो वैलिड होना चाहिए ना वहां पे। ठीक है, जी मैम, जी मान मैम। लीजिए वो पूरा वर्ल्ड वाइड काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो पॉपुलेशन है हमारा, ठीक है, तो उस कंट्री के जो पॉपुलेशन पे हर कितने रिसर्च को तो वैलिडेट नहीं कर सकते। देखिए वैलिड और रिलायबिलिटी अलग हो गया। वैलिड मतलब वो हो गया आपका, वैलिडिटी हो गया जो आप असेसमेंट टूल यूज करते हैं ना। सक्सेस होने की बात कर रहे हैं हम, वैलिडिटी नहीं सक्सेस नहीं, जो असेसमेंट टूल यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे एंजाइटी नापना है, ठीक है, एंजाइटी नापने के लिए बहुत सारा जो है हमारे पास असेसमेंट टूल है। अगर आप सर्च करेंगे कि आपको बच्चों की एंजाइटी कितनी है या बड़ों की एंजाइटी कितनी है, तो आपके साथ साथ बहुत सारा क्वेश्चनियर आ जाएगा। मतलब क्योंकि ये ब्लड से तो हम चेक करते नहीं है, ये सब पढ़ेंगे हम बाद में। तो एंजाइटी नापने के लिए आपके पास जितने भी असेसमेंट टूल आएंगे, तो फिर आपको कौन असेसमेंट टूल, मतलब आपको कौन सूट करता है, आपके सैंपल पे कौन सूट करता है, वो हमें देखना पड़ेगा। मतलब जो भी आप असेसमेंट टूल यूज कर रहे हैं ना। नहीं, मेरा पॉइंट ये मैडम, जैसे ये तो ठीक है, इसको तो हम इसको चेक कर सकते हैं टूल से, असेसमेंट टूल से। जैसे सपोज ग्रेविटी की बात पूछ रही है ये, तो उसमें किसको वैलिड करेंगे? जैसे सपोज यूएस से 4-5 कंट्रीज कर रही हैं एक साथ में ग्रेविटेशन पे, और वो अलग अलग रिपोर्ट देती हैं, तो उसका असेसमेंट टूल क्या होगा? जो जिसका सबसे ज्यादा रिपीटेबल होगा और सेम रिजल्ट आएगा उसी का होगा। जैसे अभी मैंने आपको कोविड के वैक्सीन का एग्जांपल दिया ना, कि पूरे वर्ल्ड में रिसर्च नहीं, उससे तो नहीं, मेरा पॉइंट ये नहीं है मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि उससे तो रिजल्ट भी आ रहे हैं ना, जैसे कोविशील्ड 2 वैक्सीन है, उससे तो रिजल्ट ही पता चल रहा है कि 1000 लोगों को हमने वैक्सीन दी, उसमें से जो है 900 ठीक हो गए, दूसरी वैक्सीन से 1000 को दिया और 950 ठीक हो गए, तो डेफिनेटली 950 के ज्यादा रिजल्ट अच्छे हैं। लेकिन उस रिजल्ट को कौन वैलिडेट करेगा? जो हम ग्रेविटी पे कर रहे हैं, 5-6 कंट्रीज एक साथ कर रही हैं और वो रिसर्च करके कुछ फाइंडिंग देती हैं अपनी, उसको कौन वैलिडेट? हर जगह ना एक्सटर्नल एक्सपर्ट आते हैं। जैसे आप रिसर्च करेंगे ना, ठीक है, तो आप भी जब अपना रिसर्च, जैसे मैंने कहा ना कि प्लानिंग प्रोसेस बहुत सारे फेजेस से गुजरती है, तो जैसे हम लोग का भी जो है, जब हमने प्लानिंग, जब हम सिनॉप्सिस बनाए थे अपना, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि हम लोग के बहुत सारे एक्सटर्नल एक्सपर्ट जो ऑलरेडी हमारे टॉपिक पे काम किए होते हैं, ठीक है, वो वैलिड करते हैं, जो ऑलरेडी हमसे सीनियर है। जैसे मान लीजिए कि मैं जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रही हूँ, मेरे 10 साल के बाद रिलायबिलिटी तो नहीं पता चल सकती ना उससे। रिलायबिलिटी तो आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से ही पता चलता है। जो आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये पढ़ेंगे, अभी हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ये तो अभी हम लोग का बस आज एक पहला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है, कि सिस्टमैटिक क्यों है। बाद में पूछूंगा, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ मैडम आपसे अभी भी। अच्छा ठीक है, चलिए कोई नहीं। मैम एम्पिरिकल में क्या बताया था आपने? जैसे लॉजिकल के बाद जो एम्पिरिकल है, इसमें इम्पेरिकल मतलब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है ना, मतलब जैसे मैम ने लॉजिकल में प्रयोग कर, मतलब किसी चीज पे प्रयोग करके देखना मैम। बिल्कुल किसी चीज पे जो हम प्रयोग करके देखते हैं तो उसको इम्पेरिकल बोलते हैं, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही आपका इम्पेरिकल रिसर्च होता है। ओके, ठीक है, तो ये आपका जो है साइंटिफिक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, लॉजिकल है, इम्पेरिकल है, रिपीटेबल है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है कि डिफिनेशन ऑफ रिसर्च में 3 बातें निकल के आई है। एक तो हो गया आपका क्या, कि सबसे पहले सिस्टमैटिक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए और सोशली रिलेवेंट होना चाहिए। सिस्टमैटिक का मैं आपको बता दी कि सिस्टमैटिक में कितने फेजेस थे, ठीक है। साइंटिफिक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। और जो है हमारा सोशली रिलेवेंट का क्या मतलब हुआ? मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ। समाज में जैसे मतलब समाज के लिए कितना यूजफुल है। वेरी गुड, जो समाज के लिए कितना यूजफुल है,
तो हम ऐसा रिसर्च करना चाहिए हमें जो हमारे समाज के लिए यूजफुल हो, ठीक है, जो समाज के काम आए, ठीक है ना। तो रिसर्च का जो है हमें 3 चीज ध्यान रखना है कि रिसर्च में सबसे पहले क्या है, सिस्टमैटिक, दूसरा क्या है साइंटिफिक, और तीसरा क्या है सोशली रिलीवेंट। तो ये जो भी चीज हम लोगों ने पढ़ा है पहले, ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि सिस्टमैटिक क्यों है, साइंटिफिक क्यों है, और सोशली रिलीवेंट मतलब जो समाज के लिए हो, ठीक है। तो ये बस आपका डिफिनेशन है कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ एन आइडिया थ्रू साइंटिफिक मेथड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी का मतलब हो गया सोशली रिलीवेंट। तो क्योंकि ऐसे रिसर्च के डेफिनेशन बहुत लोगों ने दिया है, डेफिनेशंस नहीं आते हैं कभी भी एग्जाम्स में, तो हम लोग को डेफिनेशन पे फोकस नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये सारे वर्ड्स आते हैं आपको, जो मैंने साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, पहले बहुत सारे क्वेश्चंस बनते थे इस पे, ठीक है, नॉवेल, उसके बाद फिर जो है मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव, ये सारे जो वर्ड्स हैं इसको जो है ध्यान में रखिएगा, ये वर्ड्स आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब ये देख लीजिए आपका जो रिसर्च आइडिया है, जैसे आपने कहा ना कि इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। तो जो आप रिसर्च, जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, वो रिसर्च जो है कैसा होना, वो रिसर्च आइडिया कैसा होना चाहिए, ठीक है। आप कल को पीएचडी करेंगे, आप कुछ ना कुछ रिसर्च टॉपिक लेंगे, तो वो टॉपिक कैसा होना चाहिए, ये आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। नॉवेल का क्या मतलब होता है? नॉवेल का क्या मतलब होता है? मतलब आपका रिसर्च क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? नॉवेल का मतलब तो उपन्यास होता है मैडम वैसे। नहीं, ये उपन्यास वाला नॉवेल नहीं है। नहीं, जो स्पेलिंग है, एक तो NOVLE होता है नॉवेल, नॉवेल हाँ, करेक्ट हाँ, कहते हैं ना। ये वो नहीं है, रिसर्च जो है, या न्यू या डिफरेंट भी कह सकते हैं। हाँ, न्यू या डिफरेंट भी बोल सकते हैं, ये सही है, ठीक है, ठीक है। तो नॉवेल का मतलब होता है कि जो है ना फॉर द सोसाइटी, मतलब कोई भी नॉवेल प्रोफेशन को नहीं बोलते, नॉवेल प्रोफेशन में कौन कौन आता है, जैसे डॉक्टर्स हो गए। नहीं मैडम, उसका स्पेलिंग वो जो वर्ड होता है वो NOVLE होता है वो। हाँ, 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 ये वो नहीं है, वही मैंने कहा कि ये नॉवेल वो नहीं है। ये क्यों, मतलब रिसर्च में क्यों लिखा है, ये मैं पूछ रही हूँ। मतलब आपका जो आइडिया है, जिस टॉपिक पे आपको रिसर्च करना चाहिए, वो नॉवेल होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? ये न्यू या डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, न्यू होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, समाज के लिए होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, इसीलिए इसमें नॉवेल लिखा हुआ है। सॉल्व एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, इसका क्या मतलब हुआ? आपका जो रिसर्च आइडिया, जो भी टॉपिक आपका होना चाहिए, वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व, जैसे कि अभी बहुत सारे प्रॉब्लम है, हम लोग तो पूरा प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं ना सोसाइटी में। जैसे अभी कोरोना की बात कर रहे थे हम। बिल्कुल, जैसे कोरोना की बात कर रहे थे, तो वो पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम था, तो उस पे हमने क्या हुआ, बहुत सारा रिसर्च हुआ, उसके बाद ही तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए ना, है ना। उसके बाद है सब्सटेंशियली ऐड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर। साइंटिफिक लिटरेचर का मतलब होता है जो रिसर्च पहले हो चुका है ना, जो भी आप टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी साइंटिस्ट ने रिसर्च कर चुके हैं उस टॉपिक पे, ठीक है, उस टॉपिक में आपको और ऐड करना है चीजों को। जैसे कि पहले क्या था कि कहा जाता था कि कपालभाति बीपी के पेशेंट को नहीं करना चाहिए, फिर निमास में जो है इस पे रिसर्च हुआ, फिर बोला गया कि कपालभाति बीपी के, क्योंकि क्या ऐसा कहा जाता है, मतलब रिसर्च हुआ है कि कपालभाति करने से बीपी और बढ़ता है, ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर बाद में रिसर्च में आया कि अगर हम लोग 90 स्ट्रोक करते हैं तो बीपी के पेशेंट को 30 स्ट्रोक भी करना चाहिए। 30 स्ट्रोक अगर वो धीरे धीरे करते हैं, ठीक है, तो वो उनको फायदा करता है, उससे बीपी भी नहीं बढ़ता है और उनको फायदा भी होता है। तो पहले क्या रिसर्च हुआ था कि कपालभाति नहीं करना चाहिए, फिर धीरे धीरे बाद में क्या आया कि कपालभाति करना चाहिए, लेकिन जैसे नॉर्मल आदमी 90 स्ट्रोक तक कर लेते हैं 1 मिनट में, ऐसा नहीं होना चाहिए, 30 स्ट्रोक तक करने से उनको फायदा होता है, उनके बीपी पे कोई असर नहीं होता है। तो उसमें क्या हुआ कि एक एडिशन हुआ ना, पहले का साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू अगर कपालभाति का देखेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन जब बाद में रिसर्च हुआ, जो रिसेंटली रिसर्च हुआ है, उसमें कहा गया नहीं कि अगर हम 30 स्ट्रोक करते हैं, 90 स्ट्रोक मतलब नॉर्मल आदमी करे, और 30 स्ट्रोक अगर जो है हमारे जो बीपी के पेशेंट है वो लोग करे, तो उनको फायदा होता है। तो जो भी रिसर्च हुआ है उसमें
और भी उसमें ऐड करना, ठीक है, और नॉलेज को ऐड करना, ऐसा आपका रिसर्च होना चाहिए। डुएबल का मतलब होता है कि जो आप कर पाइए, ऐसा कोई टॉपिक ना ले ले कि जो आप कर नहीं सकते हैं और आपने टॉपिक ले लिया। अचीवेबल होना चाहिए। हाँ, डुएबल होना चाहिए, करने वाला, मतलब आप अपना 3-4 साल 5 साल में पीएचडी खत्म कर ले, उस तरह का रिसर्च होना चाहिए, ठीक है। और सोशली रिलेवेंट मैंने बता ही दिया, जो समाज के लिए होना चाहिए। तो आपका जो भी रिसर्च टॉपिक है, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा कि ये पॉइंट उन रिसर्च टॉपिक में होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? नॉवेल होना चाहिए, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जो भी हमने रिसर्च किया है उसमें और नॉलेज गेन हो, ऐड करें उसमें नॉलेज को। डुएबल मतलब आप कर पाए, कुछ ऐसा टॉपिक ना ले ले कि आप नहीं कर पाए। सोशली रिलेवेंट, जो समाज के लिए हो, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की समस्या को खत्म करें, ठीक है। तो जब भी आप अपना रिसर्च टॉपिक बनाएंगे तो ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। आज हम यहाँ पे ही क्लास ये करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास का भी टाइमिंग हो गया है। मैम ये नॉवेल क्या बताया था आपने? नॉवेल मतलब न्यू हो, ऐसा नहीं हो कि जो रिसर्च हुआ है उसी को आप फिर से रिसर्च कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑलरेडी बहुत लोगों ने उस पर रिसर्च किया, हजारों रिसर्च पेपर पहले से है, ठीक है। तो आपका रिसर्च ऐसा नहीं हो कि फिर से आप वही पुराना टॉपिक पे ही रिसर्च कर रहे हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि उस पुराने टॉपिक में यानी तो कुछ नयापन आए, ठीक है। मतलब सेम रिसर्च नहीं करना है, जो पहले हुआ है उसी को आप बार बार रिपीट। मान लीजिए कि किसी ने मॉड्यूल बनाया हुआ है, जैसे डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत सारा योगा मॉड्यूल बना हुआ है कि उनको ये प्राणायाम करना चाहिए, ये आसन करना चाहिए, अब फिर से आप वही काम कर रहे हैं, है ना। यूनिक मीन्स मतलब मैम प्रेजेंटेशन जैसे एक पर्सन को प्रेजेंटेशन दे दी, दूसरे पर्सन को दूसरी प्रेजेंटेशन। ठीक है। नयापन होना चाहिए आपके रिसर्च में, मतलब जो बहुत लोगों ने किया हुआ है वही आपको जो है वही बार बार नहीं होना, मतलब वही आप फिर मतलब ऑलरेडी उस पर फाइंडिंग्स आई हुई है, बहुत लोगों ने रिसर्च किया हुआ है और आप फिर से उसी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए, नयापन होना चाहिए आपके रिसर्च में। जी मैम, जी मैम। तो वो नॉवेल हो गया। तो ये आपका जब भी आप रिसर्च, कल मैं सबसे पूछूंगी कि सबके दिमाग में क्या क्या है, किस टॉपिक पे आप लोग रिसर्च करना, सिर्फ टॉपिक बताइएगा, जैसे डायबिटिक हो गया या फिर हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है। और उसमें कैसे ये सारी चीजें आपको पता कैसे चलेगी, ये मुझे बताइए कि इस पे कितना रिसर्च हो गया है या कितना काम हो गया है। जो भी आप रिसर्च आइडिया होगा आपके पास या जो भी आपका रिसर्च टॉपिक होगा, वो कैसे पता चलेगा कि ऑलरेडी ये नॉवेल है कि नहीं है। लिटरेचर, वेरी गुड, लिटरेचर रिव्यू से पता चलेगा, ठीक है। वो भी हमें पढ़ना है आगे की क्लास में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज सिर्फ डिफिनेशन का है कि रिसर्च क्या है, योगा रिसर्च क्यों करना चाहिए, ये सारी चीजें हमने पढ़ा है। और आज हम यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अगर आप किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई ऐसा हो जिसको कुछ समझ में नहीं आया हो? चलिए, अच्छी बात है अगर समझ में आ गया हो तो। मैम ये मैं बोल रहा था कि सबसे बोल दीजिए कि जो क्वेश्चन है मैम वो बाद में पूछे, मैम बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, क्वेश्चन क्या बाद में, मैं समझी नहीं। मैम जैसे क्या है कि बीच बीच में जो ये नवीनाथ